ये आरत कहाँ रह गया? तो आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी आरत आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है? कोई वीडियो में कोई दिक्कत ना हो, अगर क्लियर आ रही है तो मुझे बता दो कि हाँ क्लियर आ रही है, यस बोल दो। ठीक। तो चलो हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को डिस्कस किया था, राइट। और हमने उसके रिगार्डिंग से ग्राफ्स एंड हर चीज़ डिस्कस कर लिए, क्वेश्चंस भी उसके कट, क्वेश्चंस में ऐसा कुछ थे नहीं, बट उससे पहले के सारे टॉपिक्स के हमने क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हैं सर। ओके निरक, ठीक, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब हेडिंग डाल लेना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, आपका आज प्रॉपर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब इसको स्टडी करते हैं। पहले तो आपको समझना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। मैंने आपको पहले की क्लास में भी समझाया था, जब मैंने आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ाया था, एक टॉपिक था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो जो क्वांटिटी आ रही थी मेरी निकल के, दैट वाज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वहाँ मैंने आपको एक लिखवाया था स्टेटमेंट कि व्हाट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आज हम क्योंकि ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो इसका, आप इसको डबल कोट्स के अंदर लिखना। ठीक है, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ dilute solutions which depends only on number of solute particles and not on nature of solute particles। ठीक है, इसका क्या मतलब, देखो इस पूरे डेफिनेशन में इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि वो सारी प्रॉपर्टीज़, ऑल दोज प्रॉपर्टीज़ जो हम अभी स्टडी करेंगे कुछ देर में, वो अगर डिपेंड करती हैं सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आप कैसे स्टडी करते हो, लाइक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स पे, अगर इस पर डिपेंड करेगा तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दैट्स इट, इसको इस तरीके से याद करना है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है इसको लेकर। क्या याद रखना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा सॉल्यूट है, नमक है कि चीनी है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसको बस ये चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा लिया है कि कम लिया है। ठीक है, क्वांटिटी हम लोग नंबर ऑफ मोल से निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक, इसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, ये, अरे यार रुको, वेट वेट, इसको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अब ठीक है,
मैंने कुछ लिखा था, आई होप आप लोगों ने लिख लिया हो। ठीक है, एक बार और रफली लिख देता हूँ। only on number of solute particles, ठीक है, and not on nature of solute particles। ये थी इसकी डेफिनेशन, हमने लिख ली थी पहले, ठीक है, ये भी हट गया था तो मैंने फिर से लिख दिया। तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ये आपको समझ में आ गया। एक और टर्म है, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉलिड। नेचर का मतलब है वो सब्सटेंस किससे बन के बना हुआ है, उसके नेचर पे, उसके खुद के फिजिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि वो असलियत में है क्या, ठीक है, बस उसकी क्वांटिटी से फ़र्क पड़ता है। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये पहला टॉपिक, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। इसमें आपने फॉर्मूला डिराइव किया था पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, दिस वॉज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू जीटा ऑफ सॉल्यूट। जीटा मतलब मोल फ्रैक्शन, ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, फर्स्ट पढ़ चुके हो आप, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज हमें देखनी है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलो इसको स्टडी करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? देखो, इस चीज़ को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट की बताई जाती है, मतलब कि दैट टेम्परेचर at which the vapor pressure of solution becomes equal to atmospheric pressure। वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इसको समझना। अब जैसे कि आपके पास ये बड़ा सा बीकर है, ठीक है, और इसके अंदर भरा हुआ है पानी। क्या भरा है? पानी, लिक्विड पानी, तो वाटर हो जाएगा आपको, कोई भी लिक्विड ले लो, ठीक है, ऑलराइट। अब समझना बात ध्यान से, अभी अगर मैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? कोई भी चीज़ बॉयल तब होती है जब वो पहले आपकी लिक्विड स्टेट में थी, बाद में कन्वर्ट हो जाए गैशियस स्टेट में। गैशियस यानी कि वेपर्स में बन जाए, यानी कि लिक्विड को वेपर में बनाने के लिए जितना भी आपको टेम्परेचर देना पड़ रहा है उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। पहला कंसेप्ट इसमें जो हमने आज तक सीखा हुआ है, क्या कि अगर इसे पानी रखा हुआ है, अभी वो एवेपोरेट नहीं हो रहा है, आपने इसको नीचे से हीट किया, हीट करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए, तब उसका आप देखोगे उसमें से गैसेस निकलने लगी, यानी कि पानी भाप बनने लगेगा और ऊपर निकल जाएगा। अब इस कंसेप्ट को ध्यान से देखना पड़ेगा हमें कि असलियत में ये ऊपर निकलता कैसे। होता बस ये है कि मॉलिक्यूल्स हैं इसके सरफेस पे, ठीक है, मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल मान लो, अभी ये लोग एक दूसरे से अटैच्ड हैं, अच्छे लिंक्ड है, इस जिस वजह से ये दोनों चिपके हुए हैं, इन्हीं को हम बोलते थे, याद करो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद होगा, ये फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने और बाद में भी डिस्कस किया हमने वाला पॉइंट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। अभी क्या है, ये सरफेस मॉलिक्यूल भी है, ये एक सरफेस का मॉलिक्यूल भी है, ठीक है। अगर मैं इसको अलग से एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, यानी कि इसको हीट अप नहीं कर रहा हूँ, तो अभी ये मॉलिक्यूल्स हवा में नहीं जा रहे, यानी कि ये लिक्विड स्टेट में ही रहेंगे, दे विल नॉट कन्वर्ट देयर फेज, ठीक है, अपना फेज, PHASE फेज, इसकी बात कर रहा हूँ, अपना फेज, यानी कि वो अपने लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होंगे। वो कन्वर्जन कब आता है? जब इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाए,
इतनी ज़्यादा हो जाए कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ दें। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक इसके और इसके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए या मान लो गायब हो जाए, तो क्या ये यहाँ चिपके रहेंगे? बिल्कुल नहीं चिपके रहेंगे, ये उड़ के ऊपर चले जाएंगे। दे वॉन्ट टू बी फ्री, हर चीज़ फ्री होना चाहती है, वो उड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अभी ये इससे चिपका हुआ है, इसके नीचे भी मॉलिक्यूल है, यहाँ भी मॉलिक्यूल है, इस चारों तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, इस चक्कर में वो यहाँ बंधा हुआ है अभी। ठीक है, तो जैसे ही मैं हीट प्रोवाइड करता हूँ नीचे से, ये बुरी तरीके से वाइब्रेट करता है, यानी कि इस पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ने से ये, अब मोशन बहुत ज़्यादा होगा उसके बीच में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। एक जगह कोई चीज़ रुकी हुई है, दो पार्टिकल ऐसे रखे हुए हैं, मान लो ये तीन पार्टिकल्स रखे हुए हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मान लो ये मैग्नेट ही है, लेकिन अगर मैग्नेट को मैं बहुत ज़ोर से मूव करने लगूँ बार बार, तो आप देखोगे वो इतनी अच्छी तरीके से वैसे चिपका हुआ नहीं रहेगा, वो वहाँ से हटने लगेगा। ठीक है, उसमें मोशन हो रहा है, दैट मीन्स वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक कर रहा है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल अब वेपर फेज में चला जाएगा। अब ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे समझोगे? मैंने अभी स्टेटमेंट क्या बताया था, वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसको इससे कैसे रिलेट करेंगे? अभी देखो, ये जो मॉलिक्यूल है, हम इसको डार्क कर देता हूँ, ये सरफेस का जो मॉलिक्यूल है, ये अभी इस सरफेस पे क्यों चिपका हुआ है? ये यहाँ पर चिपका है क्योंकि एक तो इस वाले मॉलिक्यूल से मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, ऐसे उसके बगल वाले से, ये भी समझा दिया मैंने। एक और फोर्स है जो इस मॉलिक्यूल पे लग रही है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी तो लग रहा है इसके ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे सिर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लग रहा होता है, गैसेज हैं, पूरा एटमॉस्फेयर है, वो जितना एटमॉस्फेयर आपके ऊपर प्रेशर लगाता है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इस मॉलिक्यूल क्योंकि सरफेस पर है, तो इसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा हो। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो भी प्रेशर लगाएगा, चाहे तो एक दूसरे के ऊपर या बगल के वेसल के ऊपर, ये जो सॉल्यूशन है जो प्रेशर लगाएगा, ये मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी कि प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। देखो यहाँ पर, इस साइड यहाँ पर देखो, जब हमने इस लीड को बंद कर दिया था अच्छे से और ये वेपर्स ऊपर बनते जा रहे थे, फिर मैंने आपको बताया था वो वेपर इस लिक्विड सरफेस पे जितना भी प्रेशर लगाएगा उसी को बोलते थे वेपर प्रेशर। अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ आपको अच्छे से पता है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ आपसे क्या कहता है कि ये वेपर्स अगर यहाँ प्रेशर लगाएगा तो उसको संभालने के लिए एक रिजल्टेंट फोर्स लिक्विड भी तो लगाएगा, इस तरीके से। आप समझ रहे हो? एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि दिस रेड कलर जो मैंने जो बनाया है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वेपर प्रेशर। अब क्योंकि ये रिजल्टेंट है तो इसकी और वेपर प्रेशर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी कि जब ये एवेपोरेट करने वाला होता है ऊपर, तो ये जो लिक्विड आपका प्रेशर लगाता है अंदर से बाहर की तरफ, ये इसकी वैल्यू भी बराबर होती है एक वेपर प्रेशर के, जो ये तब लगाएगा अगर ये वेपर के फॉर्म में ऊपर उड़ रहे हैं। तो मेन कंसेप्ट ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अंदर से बाहर की तरफ ऐसे लग रहा है इसके ऊपर, इस सरफेस के अंदर से। ठीक है, और अभी इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को, मान लो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को उस हवा में आने से कौन रोक रहा है? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसको इस वाले टॉपिक को फिर से एक बार देख लेते हैं। मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें लिक्विड लिया, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, अभी मैं एक मॉलिक्यूल मान रहा हूँ। ठीक है, भले ही ये अभी बंद हो, ये लीड बंद हो, आपको पता है इसके अंदर गैसेस होंगी नॉर्मली, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, तो एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से भी इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, यानी कि अंदर एट प्रेजेंट इसमें 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा 1 atm का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले से गैस है, वैक्यूम नहीं था, हवा थी, ये हवा इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाएगी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। अब सॉल्यूशन अंदर से फोर्स लगाएगा वेपर प्रेशर, जिसको वेपर प्रेशर बोलेंगे अभी। ठीक है, जब तक वेपर प्रेशर, ध्यान सुनना, अंदर से लगने वाला फोर्स अगर उसकी वैल्यू कम है, यानी कि वेपर प्रेशर बहुत इतू सा लग रहा है, ठीक है, लेंस से समझ लो इतू सा,
अगर वेपर प्रेशर बहुत ही कम क्वांटिटी में लग रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही ज़्यादा ऊपर से लग रहा है, तो ये मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जा पाएगा। रिजल्टेंट क्या है, मॉलिक्यूल को नीचे धक्का मिलेगा। बट अगर मैं किसी तरीके से वेपर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज कर दूँ, मैं कहूँ कि ज़्यादा वेपर प्रेशर लगेगा इस मॉलिक्यूल पे, और इसकी वैल्यू या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए या उससे भी ज़्यादा हो जाए, सिर्फ तभी ये मॉलिक्यूल उठ के ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट समझाया जाता है बॉइलिंग पॉइंट के केस में। तो बॉइलिंग पॉइंट में ये बोलते हैं कि अगर वेपर प्रेशर बराबर और ग्रेटर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, सिर्फ तभी आपकी बॉइलिंग होगी। ठीक है, इसीलिए आपसे बोला गया था इसीलिए आपसे बोला गया था कि बॉइलिंग पॉइंट एक वो टेम्परेचर का पॉइंट है। पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर है जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का चलिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप कहोगे इक्वल क्यों बोल रहे हो, ग्रेटर क्यों नहीं? क्योंकि ये पॉइंट की बात कर रहे हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज अ पॉइंट। मैं बोलूँ 110 पे भी तो वेपरेट हो रहा है, हाँ उससे ज़्यादा है, लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो इनिशियल वैल्यू क्या है, शुरुआती वैल्यू क्या रहेगी जब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वो शुरुआती वैल्यू में वो दोनों बराबर होने चाहिए, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसको लिख लो अच्छे से, समझ में आ गया होगा वैसे आपको। डेफिनेशन ये रखना बॉइलिंग पॉइंट की, वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसको लिख लो ढंग से। अभी और भी बता रहा हूँ उसमें, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है और उसको वेपर प्रेशर से कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो भाई, ये सब तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका करेंगे क्या, इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे बनेगी। देखो, मेरे पास अगर सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन के अंदर अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, ध्यान रखना, मैंने ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं। एक आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब मैंने बताया था ए इज द सॉल्वेंट, बी इज द सॉल्यूट। ठीक है, तो ए बी ऐसे प्रेजेंट है, और बी जो है वो नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल मतलब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अभी ए ऊपर आराम से बढ़ जाएगा, जैसे मान लो ये ऊपर से क्लोज्ड है, अभी ए मॉलिक्यूल तो आराम से वेपरेट हो जाएगा, इसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन बी मॉलिक्यूल तो वेपरेट हो ही नहीं सकता। ए जो होगा, बाकी मान लो कहीं नीचे पड़ा हुआ है यहाँ पर कहीं, उसको जगह ही नहीं दे रहा है बी ऊपर जाने के लिए। तो इस वजह से जो वेपर्स बन रहे होंगे ऊपर, उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक। तो अगर सोल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि कम वेपर्स बन पाते हैं। वेपर्स कम बनते हैं तो आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अब वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज कर जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। अब परेशान मत होना कि वेपर प्रेशर डिक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज, अभी बताता हूँ। पहले इसको लिख लो, क्या सोल्यूशन में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसको लिख लो पहले, फिर समझाता हूँ ऐसा कैसे होता है। इसकी बैटरी जा रही है, एक बार तो बोले।
यस, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। जैसे मान लो ये लिक्विड की सरफेस है, मैंने इस जार को ऐसे ऊपर से बंद कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर ये वाला डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है। अब आपके यहाँ पर यानी कि ऊपर जो खाली जगह है, यहाँ पर जो वेपर्स बनेंगे वो वेपर्स में ए प्रेजेंट होगा चारों तरफ। बी तो ऊपर आ ही नहीं सकता, बी तो नीचे रहेगा। लेकिन क्योंकि ए की क्वांटिटी कम आएगी, क्योंकि बी ने जगह घेर ली है, तो इतने ज़्यादा ए ऊपर नहीं आ पाएंगे। इस वजह से यहाँ पर वेपर्स जो ए की वजह से वेपर्स बन रहे हैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम होगी। इस वजह से यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे इसका प्रेशर इंक्रीज करना है, समझना ध्यान से, अभी मैंने क्या बताया आपको कि वेपर प्रेशर, ठीक है, डिक्रीज हो गया है। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है तो इसकी वजह से जो एक लिक्विड वेपर प्रेशर लगा रहा होगा उसकी वैल्यू भी कम आ रही होगी। क्यों, ऐसा क्यों? मैंने बताया था कि ये न्यूटन्स के लॉ की तरह काम करता है। अगर वेपर प्रेशर ऊपर से जितना है उतना ही लिक्विड नीचे से ऊपर लगाएगा। अगर आपका रिएक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है एक्शन पर, अगर एक्शन की वैल्यू कम हो गई तो रिएक्शन बी की वैल्यू भी रिड्यूस हो जाती है। तो वेपर प्रेशर अगर कम आ रहा है तो यानी कि ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर की वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो 1 atm ही रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू तो बिल्कुल चेंज नहीं होगी, वो तो 1 atm ही रहेगी। यानी कि आपका हो क्या रहा है, वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो गई लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही रहा। आपको बॉइलिंग के लिए क्या करना था? बॉइलिंग के लिए आपको ये करना था कि वेपर प्रेशर की वैल्यू या तो बराबर हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, तभी मॉलिक्यूल हवा में जा पाएगा। ये दो केस थे। बराबर करने के बारे में हम सोचते हैं, अभी क्या हो रहा है, उल्टा कम होता जा रहा है। बराबर करने का एक तरीका है, किसी तरीके से इन मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी जाए। अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी जाएगी तो जैसे ए निकल के जल्दी जल्दी ए और निकलने लगेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने का बेस्ट तरीका होता है इसको हीट प्रोवाइड कर दो, यानी कि इसका टेम्परेचर राइज कर दो। यानी कि यहाँ पर एक बर्नर टाइप का कुछ लगा दो, आग लगा दो, नीचे जलने लगेगा, उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दोगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने से हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। देखो बी ऊपर नहीं आने वाला, कुछ कर लो आप, लेकिन अब ए के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाएंगे कंपैरेटिवली जो पहले आ रहे थे। उसकी वजह से होगा ये कि वेपर प्रेशर आपका अब वापस से इंक्रीज करके या तो एटमॉस्फेयर के बराबर कर लो या उससे ज़्यादा कर लो। इन शॉर्ट आपको इसका टेम्परेचर हर हालत में बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि मान लो अगर पहले ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में आराम से बॉयल हो रहा था, आपने इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, लेकिन आपने देखा भैया भाई बहुत कम वेपर्स ऊपर आ पा रहे हैं, तो आपने इसको टेम्परेचर बढ़ा दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड और कर दिया ताकि और वेपर्स ऊपर आ जाएँ, ताकि फाइनली वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो यहाँ से देखने में पता चलता है कि अगर मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यानी कि बी जैसे प्राणियों को इसमें डाल दूंगा तो उसकी वजह से ओवरऑल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। देखो पहले 100 थी, मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, यानी कि 110 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना पड़ा, टोटल 110 हो गया, बढ़ गया ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही हमको समझना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है आपके केस में अगर आपने अपने सोल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल रखा है। इसको बना लो, फिर और लिखते हैं। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भर भर के पूछी जाती है। उसमें से एक आप पढ़ चुके हो, सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये लेक्चर अच्छे से सुन लो, कोई भी चीज़ इशू हो रिवाइंड करके फिर से सुनना। ठीक है, मैंने अच्छे से समझाया पूरा,
फिर से सुनना, फिर भी दिक्कत आती है हम लाइव कॉन्फ्रेंस में डिस्कस कर लेंगे इसको, कोई इशू वाली बात नहीं है, बस इसको समझ लो अच्छे से। अब इसके हम थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। अब इसको जैसे ये तो समझ में आ गया, मैंने क्या बताने की कोशिश करी, टेम्परेचर आपका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इस तरीके से आपका बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसी वाले कंसेप्ट को एक ग्राफ से और समझ लेते हैं। ठीक है, ग्राफ आपकी बुक में दे रखा है इस तरीके से, तो हम यही बना देते हैं। ठीक है, चलो ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ओके। अब इस ग्राफ में हम लोग एक्स एक्सेस में लेंगे टेम्परेचर, अब इसमें हम टेम्परेचर यहाँ लेंगे टेम्परेचर। ठीक है, वाई एक्सेस में लेंगे हम लोग वेपर प्रेशर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसका एक कर्व बनाए, अगर यहाँ पर हम लोग कर्व बनाए किसका, देखना, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आपको पता है वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता है, ये कंसेप्ट क्लियर है। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर करूंगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की उतनी ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, यानी कि ज़्यादा वेपर्स बने तो ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। ये कंसेप्ट क्लियर आता है। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था, जो ट्रेंड होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो एक कर्व की तरह होता है कैसा। तो यहाँ पर ऐसे ही मान लो कि मैंने कोई भी एक सॉल्वेंट लिया हुआ है, कोई भी प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है, और उसका अभी उस सॉल्वेंट में मैंने सॉल्यूट नहीं डाला है, मतलब वो सॉल्यूशन नहीं बना है, तो उसका मैं अभी एक नॉर्मल सा कर्व बनाऊंगा टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में, वो कुछ ऐसा बनेगा। मान लो कुछ इस टाइप का बन रहा है, ऐसा कर्व है इसमें। मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट, ये है प्योर सॉल्वेंट का कर्व। ठीक है, अब अगर मैं इस प्योर, अभी मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ये प्योर सॉल्वेंट हमारा। ठीक है, अभी सिर्फ इसमें मान लो ए ही प्रेजेंट हो, कुछ है ही नहीं, सिर्फ ए, तो आराम से ये वेपर्स बनाएगा और अपना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर बना देगा, कोई टेंशन नहीं है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। जैसे ही मैंने इसमें सॉल्यूट डाला बी, अब वेपर्स ए की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी, ये मैंने समझा रखा है, कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर की वैल्यू भी डिक्रीज कर जाएगी। यानी कि अब अगर मैं आपका ऐसा एक कर्व बनाता हूँ सोल्यूशन का, अभी सॉल्वेंट का बनाया था तो ये कर्व बन गया, अगर सॉल्यूशन का कर्व बनाऊंगा तो उसकी वैल्यू इस वाले पहले वाले कर्व से नीचे बनेगी। क्यों? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर की वैल्यू कम आएगी। उसको मैं रेड कलर से बना देता हूँ। ठीक है, तो रेड कलर से जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ दैट विल बी द ग्राफ फॉर द सोल्यूशन। तो इसमें आप लिख लो सोल्यूशन नॉन वॉलेटाइल। आई थिंक इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। ये है प्योर सॉल्वेंट का, ये ग्राफ बनाना सीख लो, मतलब बना लो उसको भी कॉपी में। अभी पढ़ते समय माइंड में वो क्रिएट मत करना कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये सब लिखते चलो और ट्रीट इट लाइक अ फैक्ट। ठीक है, लॉजिकली इसको समझते चलो और डालते चलो दिमाग में कि हाँ ऐसा है। फिर जब ये क्लास हो जाएगी तब इस पूरे नोट्स को फिर से पढ़ना, फिर उसमें जो जो पॉइंट समझना है उसको अंडरलाइन करके रख लेना अपने पास, फिर मेरे से पूछना कि ये समझ नहीं है, ये समझ नहीं है। ठीक है, अभी अगर कोई चीज़ समझ नहीं है उसको छोड़ मत देना, उसको एज इट इज लिख लो, पूरी समझने की कोशिश करो। फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट से मुझे बता दो अभी भी कि इस टॉपिक पे दिक्कत है, वो मैं फिर से बता दूंगा अभी। ठीक है, चलो, तो ये है आपका प्योर सॉल्वेंट का कर्व, ये है आपका सॉल्यूशन विद नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का कर्व। इसमें प्रेशर ऑब्वियसली थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि इसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, छोटा छोटा लिख लेना। ओके, अब मेन कंसेप्ट पे आते हैं। ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि वेपर प्रेशर को बराबर होना पड़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब जो टेम्परेचर आता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये समझा रहा हूँ मैं इतनी देर से। अगर वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो वो जो टेम्परेचर होता है जब ऐसा काम हो जाता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये प्रेशर वाली लाइन है, वाई एक्सिस मेरी प्रेशर वाली लाइन है,
तो यहाँ पर मैं एक 1 एटमॉस्फेरिक को मान लो 1 एटमॉस्फेयर कहीं यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 180 मान लो, ठीक है। अब 1 एटमॉस्फेरिक की अगर मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करूँगा तो चेक करते हैं कि वो कर्व में कहाँ का इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्योर सॉल्वेंट जब था, जब सिर्फ प्योर सॉल्वेंट था, तब ये 1 एटमॉस्फेयर से इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको मैं डार्क कर दिया, डार्क ब्लू से। इस पॉइंट का अगर मैं टेम्परेचर कैलकुलेट करूंगा तो मुझे इसको नीचे ले जाना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे, देन आई विल गेट दिस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम डिनोट करते हैं TB0, TB0। जैसे प्रेशर हम प्योर सॉल्वेंट का बताते थे P0 से, वैसे टेम्परेचर हम प्योर सॉल्वेंट बताएंगे T0 से, ध्यान रखना, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट का कर्व जहाँ पर भी 1 एटमॉस्फेयर को कट करेगा, वो पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। यही तो समझा रहा हूँ इतनी देर से, अब उसको हम ग्राफ से समझ रहे हैं बस, ठीक है। मतलब प्योर सॉल्वेंट का कर्व जहाँ कहीं भी 1 एटमॉस्फेयर को कट करेगा, उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर निकालोगे वो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस सॉल्वेंट का, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये सॉल्यूशन का जो कर्व है ये भी चेक कर सकता हूँ कहाँ पर कट कर रहा है 1 एटमॉस्फेयर को, मुझे मिल गया यहाँ कट कर रहा है। इसका टेम्परेचर निकालूंगा वो यहाँ कट करेगा। अब इसको मैं बोलूँगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन के प्रेशर की बात करते थे तो अकेला P लिखते थे, जब हम प्रेशर की बात करते थे सॉल्यूशन की तो अकेला P लिखते थे, वैसे ही टेम्परेचर को भी अकेला T लिखेंगे, इस तरीके से। कंसेप्ट क्लियर है? ग्राफ समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा हो तो बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, एक TB0 एंड TB। अब इसमें यहाँ लिख लो कि ये दोनों क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। पहले लिख लो TB, बस एक नाम है इसका, छोटा सा लिख लो साइड से। TB0 को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TB को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी काम खत्म नहीं हुआ है तो बहुत कुछ बचा है, देखते चलो। ये सब डेरिवेशन का पार्ट है, जितना मैं ये बनाया जा रहा हूँ, ये सब जो लिखे जा रहा हूँ, ये सब डेरिवेशन का पार्ट है, ठीक है। कल के टेस्ट में आपको पता ही है डेरिवेशन कैसे करना होता है, एक ही चीज़ लिखनी पड़ती है डायग्राम के संग, कर्व के साथ, ऐसी क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के में। चलो, अब ये दोनों पॉइंट्स आ गए आपके पास। ये देखो ध्यान से, पहले टेम्परेचर था TB0, बाद में टेम्परेचर हो गया TB। पहले टेम्परेचर की वैल्यू कम थी, देखो एक्स एक्सिस में 0 0 यहाँ पर है, पहले टेम्परेचर की वैल्यू कम है, बाद में टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ गई। मतलब कि आपने कर्व से भी प्रूव कर लिया कि भाई आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तभी वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो पाएगा, तब जाके बॉइलिंग होगी। यानी कि बॉइलिंग करवाने के लिए एक्स्ट्रा टेम्परेचर मुझे देना पड़ेगा। ये जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस, TB माइनस TB0, ये आपको इनका डिफरेंस दे देगी। तो जितना आपने एक्स्ट्रा टेम्परेचर लगाया है उसको शो करते हैं डेल्टा T से, ठीक है। और यही डेल्टा T, डेल्टा DP लिख लो, ठीक है। यही डेल्टा TB इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहां से आपको मिलता है रिलेशनशिप कि डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिख लो, अपने कॉपी में अच्छे से लिख लो इसको। बस ये टॉपिक खत्म होने वाला है, डोंट वरी, जल्दी से करो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना, देखना, लिखते चलो इसको। अब थोड़ा थियोरेटिकल होगा लेकिन आपको समझना पड़ेगा। बाय सम एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि एक्सपेरिमेंटली हमने ये फाइंड आउट किया
वी फाउंड दैट, हमें क्या मिला कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये रिलेशन हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया कि भाई जो चेंज इन आपका टेम्परेचर आ रहा है ना, जितना आपने एक्स्ट्रा टेम्परेचर लगाया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका मोलैलिटी के। अब कंसेप्ट वाली बात है ये। मोलैलिटी क्या होता है? कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में इन किलोग्राम्स, ठीक है, ये मोलैलिटी होता था। आपको अच्छे से पता है कि टेम्परेचर का राइज ही इस वजह से हुआ है क्योंकि मैंने उसमें सॉल्यूट डाला, तो ऑब्वियसली उसकी क्वांटिटी पे तो डिपेंड करेगा ही। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट डाल दूंगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा मुझे। तो इस वजह से एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड आउट किया कि चेंज इन टेम्परेचर जो हमने अक्कर किया यहाँ पे, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब यहाँ पर जो मोलैलिटी होती है उसको हम शो करते हैं एम स्मॉल स्मॉल एम से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। आई थिंक आपको फॉर्मूला याद होगा मोलैलिटी का। एम होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ के केस में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में? इन केजी। इसको लिख लो ध्यान से। अब सिंस मतलब क्योंकि, सिंस इट डिपेंड्स, कौन डिपेंड्स? डेल्टा टी बी। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये भी समझाया था मैंने। क्योंकि ये डेल्टा टी बी, इस रिलेशन की हेल्प से आपको पता चल रहा है कि डेल्टा टी बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट से रिलेट कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। देयरफॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन अगर आता है कि बताइए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, या प्रूफ दैट इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये जितना मैंने अभी लिखा है, जितना कारनामा ये भी हुआ है आपके सामने, सब आपको करना पड़ेगा। तो अच्छे से याद कर लो। डेल्टा टी बी इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट बी, जो हमने पहले देखा था, ये वाला। ये तो आपको करना आ गया होगा, ग्राफ की हेल्प से करके दिखाओगे। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंटली हमने ये पता किया मोलैलिटी के बराबर है, फिर आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये है आपका रिलेशन, क्या? डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये रिलेशन आपको समझ में आ गया। जब भी मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाना होता है तो किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ये कांस्टेंट आ गया के बी। ये जो के बी होता है इसको बोलते हैं मोलल, मोलैलिटी से रिलेटेड इसलिए मोलल बोल रहा है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं इब्यूलोस्कोपिक, इब्यूलोस्कोपिक, इब्यूलियो होता है, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ये भी नाम है इसका। अगर आपके में आता है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट के बारे में तो मतलब वो भाई मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट ध्यान रखना। तो ये है आपका पहला फॉर्मूला जो आपके पीछे पड़ा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो ढंग से। अब क्वेश्चन कैसा आता है? बस ये फॉर्मूला बेस भी आता है और के बी से रिलेटेड भी आता है। तो के बी यानी कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। के बी के बारे में लिख लो कि इट हैज़ फिक्स्ड वैल्यू एंड डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। उसकी खुद की वैल्यू फिक्स है और वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। के बी की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। इसके बारे में याद करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी और हर एक सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट इसकी वैल्यू डिफरेंट होती रहेगी। वाटर की कुछ होगी, अल्कोहल की कुछ हो जाएगी, लेकिन उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट की वैल्यू के बी की फिक्स रहेगी। जैसे वाटर की 0.52 होती है तो वो हमेशा वही रहेगी, ठीक है। और वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट के ऊपर। अब ज़्यादातर इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दे रखो, गिवन इन क्वेश्चंस।
ज़्यादातर दे रखी होगी। कुछ एक क्वेश्चन रेयर आएगा जिसमें आपको KB निकालने को पूछेगा, वो आपका एडवांस में आता है, मैं बता दूंगा आज उसका फॉर्मूला भी, ताकि एडवांस वाले क्वेश्चन भी देख लेंगे आज। ठीक है, क्योंकि अब आप चैप्टर के एंड पे आ रहे हो, तो अब आपको मेंस के संग संग वाले क्वेश्चंस भी देखने स्टार्ट करने हैं, तो देखते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट और बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट होती है इसकी केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब कभी भी यूनिट निकालना हो तो फिजिक्स के 11th क्लास में डायमेंशनल एनालिसिस में आपने सीखा था निकालना। जैसे फॉर्मूला है डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M। आपको KB की यूनिट निकालनी है, ठीक है, ये करना है, क्या करना है आपको, KB की यूनिट निकालनी है। तो KB को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाओ, यानी को KB को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा डेल्टा TB ओवर M। डेल्टा TB की यूनिट क्या होती है बताओ, डेल्टा TB इज टेम्परेचर, केल्विन की बात कर रहे हैं हम लोग, स्टैंडर्ड में केल्विन लेके चलते हैं। मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोलैलिटी इज, सोचो एक मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय किलोग्राम। क्यों, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स लेते थे, नीचे वेट लेते थे और सॉल्वेंट, इसको ये ऊपर चला जाएगा तो ये यूनिट बन जाएगी आपकी केल्विन इंटू KG पर मोल्स। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, दिस इज द यूनिट। कई बार क्वेश्चन में बताता नहीं है कि ये कांस्टेंट दे रखा है, सीधे वैल्यू दे देगा, यूनिट लिख देगा, आपको यूनिट देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किस चीज़ की यूनिट है। वहाँ आपको समझ में आना चाहिए, अच्छा ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दे रखा है, तुम्हें यहाँ फॉर्मूला लगाना है। हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो ये नहीं बोलेगा कि ये KB की वैल्यू है, सीधे वैल्यू दे देगा, कहेगा आप यूज़ करो अपने हिसाब से, तो मैं यूनिट देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये है क्या। तो यूनिट अनोखी सी यूनिट है, ये है आपकी एक कांस्टेंट की जो कि यहाँ यूज़ होती है, ठीक है। इसको लिख लो, इस डेफिनेशन लिख लो इसकी जरा, डिफाइन KB के बड़ा होता है, B उसका नीचे आता है, सब्सक्रिप्ट की तरह आता है, ये इसको ऐसे। अच्छा, KB को डिफाइन कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या था, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M। ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर M की वैल्यू मैं 1 कर दूँ तो KB की वैल्यू डेल्टा TB के बराबर हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ कि भाई मोलल कांस्टेंट जो आपको चाहिए वो बराबर होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के, जब मोलैलिटी की वैल्यू 1 हो। इसको हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट is equal to elevation in boiling point for a solution when molality of solution is 1, यानी कि when M is equals to 1 KB इक्वल्स टू डेल्टा TB। ये डेफिनेशन है, इसी को लिखना, जब क्वेश्चन आए डेफिनेशन बताओ, ये स्टेटमेंट लिख देना, मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। आगे, ठीक है, आपके में इतना ही है। तो ये था आपका टॉपिक जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि आपने अभी पढ़ा है सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपने अभी तक 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली है, पहला रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर, दूसरा आज पढ़ लिया एलिवेशन। कल पढ़ेंगे हम लोग फ्रीजिंग, उसमें डिप्रेशन होता है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाती है, दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कंसेप्ट ऐसे ही रहेगा और थोड़ा काम उल्टा हो जाएगा उसमें। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस मुझे डिस्कस करने हैं आपसे कॉम्पिटिशन के। आपका 10 बज चुका है तो क्लास भी है फिजिक्स की। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग मुझे एज अ होमवर्क कर लेना इसको, या मैं क्वेश्चंस आपको 2-3 दे देता हूँ, एज अ होमवर्क लिख लो, कल मुझे करके दिखाओगे, कल क्लास स्टार्ट होगी तो हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, 18 ग्राम यूरिया, फॉर्मूलेस नहीं बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए यूरिया क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास आपको याद होना चाहिए। अब यूरिया से कंफ्यूजन, चलो 18 दिए तो मैं ग्लूकोज देता हूँ, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ,
18 ग्राम ग्लूकोज इज dissolved in 1 kilograms of water. Find boiling point of solution. ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, हाँ ठीक है, आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मैं बता देता हूँ, वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में मत डाल देना, केल्विन में डालना, 373 केल्विन। केबी की वैल्यू मैंने आपको बताया था, केबी की वैल्यू आपको एग्जाम में दे रखी होती है, तो यहाँ पर भी आपको गिवन है केबी की वैल्यू आपको जो दे रखी है वाटर की, दैट इज 0.52, यूनिट वही होती है केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये जल्दी से लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, इसको करना है आपको, आज करके रखना, कल मैं पूछूंगा। सेकंड क्वेश्चन है 6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 9 ग्राम ऑफ glucose are dissolved in 300 grams of water. Find boiling point of solution. वैल्यू सेम रहेंगी, वाटर की बात चल रहा है तो Kb की वैल्यू वही है 0.52 एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये तो फाइंड आउट करना है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आप यूज़ करोगे 373 केल्विन। ठीक है, चलो अभी के लिए ये 2 क्वेश्चन कर लो, फिर एक क्वेश्चन और है जो एडवांस का है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम ना आई हो, अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे कल पूछना, कल फिर से क्लास रखेंगे। ठीक है, ऑलराइट, ये 2 क्वेश्चन करके रखिएगा, बाकी कल डिस्कस करेंगे। सब कुछ समझ में आ गया, क्लियर है ना? मुझे एक बार चैट में बता दो, यस यस, कुछ भी बोल दो, समझ तो आ रहा है ना? ओके, बढ़िया, तो अब क्लास एंड करते हैं, कल